नमस्कार बच्चों एंड जय हिंद। मैं दीपक पांडे आप सभी लोगों का त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। जैसे कि बच्चों ये पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के दरमियान ये देखेंगे कि आखिर वो कौन कौन से प्रॉब्लम्स क्वेश्चन सॉल्व करने के दरमियान आते हैं और उस प्रॉब्लम्स को कैसे दूर किया जाए। उसके अलावा क्वेश्चंस का लेवल क्या है, किस लेवल पे जाके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप आएंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, दिख रहा है। अगर पहले क्वेश्चन पे आएंगे तो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कॉन्सीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए गए हैं और उस कथन के बारे में आपको क्या करना है, विचार करना है। और आर्टिकल 20 से संबंधित बातें बताई गई हैं। कह रहा है इन व्यू ऑफ आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस कैन बी कंपेल्ड टू। भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 के अंतर्गत किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता। तो आइए बच्चों देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट आर्टिकल 20 के अंतर्गत है और क्या नहीं है। इसमें अगर आप आएंगे तो पहला स्टेटमेंट आपसे कह रहा है गिव हिज सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन, पहचान के लिए अपना हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान दे। और आपसे पूछ रहा है कौन सा नहीं है, नॉट के बारे में पूछ रहा है कि कौन से आर्टिकल 20 के अंतर्गत प्रोटेक्शन नहीं दिए गए हैं। उसके अलावा 2 नंबर स्टेटमेंट कर रहा है गिव ओरल टेस्टिमोनी आइदर इन और आउट ऑफ द कोर्ट, अदालत में या बाहर मौखिक गवाही दे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन एबव इज और करेक्ट, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं। तो देखो बच्चों आर्टिकल 20 में बताया गया है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। जैसे कोई व्यक्ति को दोषी पाया जाता है तो उसके संदर्भ में कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस करे गए हैं, व्यवस्था किए गए हैं। वो प्रोटेक्शन क्या दिए गए हैं, सबसे पहली बात कि कोई व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है तो उस अपराध के लिए सजा उसी रूल के अकॉर्डिंग दिया जाएगा जो रूल उस समय कार्य कर रहा हो। दूसरी बात ये उसी के अंतर्गत ये बताया गया है कि उस व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक ही बार सजा का प्रावधान का बात करता है। अगर आप आएंगे तो आर्टिकल 20 के अंतर्गत 1 नंबर स्टेटमेंट तो सही है कि आइडेंटिफिकेशन के लिए थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर का प्रयोग किया जा सकता है। जबकि सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, पूरी तरीके से गलत है कि गिव ओरल टेस्टिमोनी आइदर इन और आउट ऑफ द कोर्ट। तो इस प्रकार 2 नंबर स्टेटमेंट क्या है, गलत है। 1 नंबर स्टेटमेंट जो है क्या है, सही है। तो आपसे पूछ रहा है गलत स्टेटमेंट के बारे में, नहीं किया जा सकता। तो नहीं किया जा सकता तो इस प्रकार 2 नंबर इसके अंतर्गत आएगा, जबकि 1 नंबर नहीं आएगा। तो इस प्रकार ओनली 2 बी ऑप्शन अगर आप आएंगे तो ओनली 2 इज ए राइट आंसर। तो इस प्रकार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो गलत स्टेटमेंट के बारे में आपको पहचानने के लिए कर रहा है तो वह स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट रॉन्ग है पूरी तरीके से, और ऑप्शन बी में दिया है ओनली 2। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर बच्चों, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्ट मैच। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें पेयर्स दिए गए हैं और आपसे कह रहा है कौन सा पेयर मैच नहीं कर रहा। तो यहाँ पे भी नॉट करेक्ट मैच का बात कर रहा है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आइए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड द फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो ये बात एकदम सही लिखा गया, स्टेटमेंट सही है। आपको पता है कि फ्रीडम
ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में आर्टिकल 19 में बताया गया है, और आर्टिकल 19 के अंतर्गत फ्रीडम ऑफ प्रेस को भी शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार ये गलत स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है, तो यह स्टेटमेंट सही है, तो यह इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यह आंसर होगा नहीं। बी ऑप्शन पे आते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस इंक्लूड द राइट टू वियर एंड कैरी क्रिपन्स बाय सिख। अगर आप जाएंगे तो आर्टिकल 25 में ये बताया गया है कि राइट टू रिलीजन ऑफ फ्रीडम के अंतर्गत कि आप किसी भी धर्म को आंतरिक रूपों में अपना सकते हैं, और इस मामले में किसी भी प्रकार का जो है बाउंडेशन नहीं है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो उसी तरीके से धर्म के आधार पर सिखों को जो है कृपाण धारण करने का जो है अधिकार है, वो जो है पगड़ी लगाते हैं। तो पगड़ी लगाते हैं तो इसलिए उनके पास अगर वो जो है बाइक चलाते हुए या टू व्हीलर चलाते हुए हेलमेट नहीं लगाते, तब भी उनका वो जो है ये नहीं माना जाता कि वह जो है ट्रैफिक रूल का वायलेशन कर रहा है, क्योंकि वह उनके धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो बी ऑप्शन भी क्या कर रहा है, मैच कर रहा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यह भी आंसर नहीं होगा। उसके अलावा सी ऑप्शन राइट टू पर्सनल लिबर्टी इंक्लूड द राइट टू कैरी ऑन एनी ट्रेड और बिजनेस। देखिए सी ऑप्शन में कह रहा है राइट टू पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात कर रहा है, और कह रहा है कि प्रोफेशन को शामिल कर रहा है इसमें, तो प्रोफेशन इसके अंतर्गत शामिल नहीं होगा। इस प्रकार ये जो है गलत स्टेटमेंट है, मैच भी नहीं कर रहा है, और यही स्टेटमेंट आपका सही होगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पेसिफिक ग्राउंड ऑन विच द स्टेट कैन प्लेस रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट आधार नहीं है जिस पर राज्य धर्म की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है। सबसे पहली बात बच्चों, अगर आप जो है फंडामेंटल राइट पढ़े हैं तो फंडामेंटल राइट में अगर आप आर्टिकल 25 में जाएंगे अनुच्छेद 25 में, तो अनुच्छेद 25 में ये बताया गया है कि आप किसी भी धर्म को या किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, बट पब्लिक ऑर्डर उसके अलावा पब्लिक ऑर्डर के अलावा मोरालिटी और उसके अलावा हेल्थ, इन तीन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तो पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के बारे में आपको आर्टिकल 25 में मिलेगा। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो कह रहा है कि किस पर प्रतिबंध लगा सकता है, तो ये बात जो है सोशल जस्टिस का बात वहाँ पे नहीं किया गया है, सामाजिक न्याय का बात नहीं किया गया है आर्टिकल 25 में। तो इस प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रियल गाइडिंग फैक्टर फॉर द स्टेट टू मीट सोशल नीड्स एंड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू सोशल ऑर्डर। निम्नलिखित में से कौन राज्य के लिए सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने और नई सामाजिक व्यवस्था की स्थापना के लिए वास्तविक मार्गदर्शक प्रदान करता है। ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स नहीं है। बी ऑप्शन प्रीएम्बल, ये भी नहीं है। सी ऑप्शन डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये स्टेटमेंट आपका सही है। आप डीपीएसपी के अंतर्गत अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे राज्य का ये कर्तव्य है या स्टेट का यह ड्यूटीज है कि वह जो है सामाजिक व्यवस्था या सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एक ऐसा वातावरण क्रिएट करे कि जिसमें सब लोग जो है एक बेहतर तरीके से आपस में मिलजुल के रह सकें। तो इस प्रकार ये बात जो है ये बात डीपीएसपी के अंतर्गत क्या किया गया है, बताया गया है। और क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। सी ऑप्शन बच्चों क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है
दो द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कंटेन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट इन्फोर्सेबल बाई एनी कोर्ट एट दे आर। हालांकि संविधान में निहित राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी भी अदालत द्वारा लागू करने योग्य नहीं है या लागू नहीं करा सकता, फिर भी वे हैं: ए फंडामेंटल इन द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, बी बाइंडिंग ऑन द स्टेट, राज्य पर बाध्यकारी नहीं होते। आपको पता है, हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया है कि डीपीएसपी जो है स्टेट का ड्यूटीज है, बट उसके लिए बाध्यकारी नहीं है, बाउंडेशन नहीं है। तो इस प्रकार बी ऑप्शन नहीं होगा। सी ऑप्शन इन्फोर्सेबल एट द इंस्टेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के कहने पर लागू करने योग्य, ये भी नहीं होगा ऑप्शन। सुपीरियर टू फंडामेंटल राइट्स, ये भी नहीं होगा। देखिए, न तो फंडामेंटल राइट्स बड़ा है और न ही जो है डीपीएसपी बड़ा है, दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। कहने का मतलब दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं या दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट है। किसी भी व्यक्ति का विकास बेहतर तरीके से तभी हो सकता है जब उसे जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल सारे प्रकार के राइट्स अवेलेबल होंगे, तो वह व्यक्ति जो है क्या कर सकता है, बेहतर विकास कर सकता है या उसका एक होलिस्टिक अप्रोच में डेवलपमेंट हो सकता है। तो बच्चों ये इसलिए क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स है वह लोगों को सोशल एंड पॉलिटिकल राइट्स अवेलेबल कराता है, जबकि डीपीएसपी लोगों के लिए सोशल एंड इकोनॉमिकल सिचुएशन अवेलेबल कराता है। तो इस प्रकार ये एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, एक दूसरे के पूरक है, न दोनों में से कोई बड़ा है और न ही कोई छोटा है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन इज राइट आंसर। बच्चों यह जो है देश के शासन में मौलिक है, लेकिन इसे कोर्ट लागू नहीं करा सकता। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ए ऑप्शन आपसे कह रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से आप पहचान करें कि कौन सा नीति निर्देशक तत्व नहीं है, डीपीएसपी नहीं है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे ऑप्शन ए टू सिक्योर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, ये डीपीएसपी के अंतर्गत है। बी ऑप्शन टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एज यूनिट्स ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट, ये भी जो है डीपीएसपी में है, आर्टिकल 40 के अंतर्गत। सी ऑप्शन टू सिक्योर द इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड द प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेशन ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच और इंजूरियस टू हेल्थ, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार और नशीले पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं के लिए निषेध को सुरक्षित करने के लिए, ये भी डीपीएसपी के अंतर्गत है। लेकिन डी ऑप्शन डीपीएसपी में नहीं है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत है, मूल कर्तव्य के अंतर्गत है। तो इस प्रकार बच्चों डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आसान सीधे क्वेश्चन पूछ रहा है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज, समान कार्य के लिए समान वेतन शब्द है डीपीएसपी मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य या संवैधानिक अधिकार। तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क डीपीएसपी है या डीपीएसपी के अंतर्गत शामिल किया गया है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से सत्य हैं, करेक्ट या ट्रू के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नीड स्पेशल मेजॉरिटी एंड कंसेंट ऑफ स्टेट्स फॉर अमेंडमेंट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में संशोधन के लिए विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है। गलत। 2 नंबर यूनियन लिस्ट इन द 7th शेड्यूल कैन बी अमेंडेड विथ स्पेशल मेजॉरिटी एंड विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट। तो देखो बच्चों, आपसे जो है ट्रू स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है।
तो ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू नहीं होगा, डी ऑप्शन होगा नाइदर वन नॉर टू। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 का डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों का रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। ट्रू स्टेटमेंट के बारे में फिर से पूछ रहा है और कह रहा है कि आप सही स्टेटमेंट की पहचान करें। तो क्वेश्चन नंबर 9 का पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कोरम इन पार्लियामेंट कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजॉरिटी। संसद में गणपूर्ति साधारण बहुमत से संशोधित की जा सकती है। 2 नंबर स्टेटमेंट अमेंडिंग प्रोविजंस रिगार्डिंग सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट काउंट एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इस प्रकार बच्चों अगर आप आएंगे तो देखिए 2 नंबर स्टेटमेंट क्या है आपका गलत है, 1 नंबर स्टेटमेंट सही है। और इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, ओनली वन। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको ये लगेगा कि कुछ क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, सीधे आपको मिल जाएंगे। कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग लगाने का मतलब कि वैसे क्वेश्चंस आप तभी सॉल्व कर पाइएगा जब आप जितना अधिक जो है एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे, और वो एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के दरमियान आप जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट मिले उसको बार बार रिवीजन करते चले, जिससे जो है अगर उससे संबंधित फैक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप सीधे क्वेश्चंस को क्या कर सकें, सही कर सकें। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी जो है आसान है और कह रहा है आंध्र प्रदेश से तेलंगाना के निर्माण को संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाता है। हालांकि कौन सा संवैधानिक संशोधन तेलंगाना क्षेत्र से संबंधित है। तो 32 सेकेंड अमेंडमेंट, 98 अमेंडमेंट, 7th अमेंडमेंट, 100 अमेंडमेंट। तो देखो बच्चों तेलंगाना से संबंध जो है 32nd अमेंडमेंट 1973 से है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये उस समय का बात है जब तेलंगाना राज्य नहीं बना था, तेलंगाना स्टेट नहीं बना था, उस समय का बात है। तो उस समय तेलंगाना क्षेत्र के विकास के लिए ये अमेंडमेंट क्या किया गया था, लाया गया था। तो इस प्रकार तेलंगाना से संबंध है 32nd अमेंडमेंट 1973 से, और क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही सीधा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। कह रहा है 9वीं अनुसूची को कौन से अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। तो बच्चों 9वीं अनुसूची को जो है फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 पहला संशोधन करके 1951 में जोड़ दिया गया, या पहला संशोधन कब किया गया, 1951 में। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 का डी ऑप्शन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग और इंक्लूड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहा है कि नीचे स्टेटमेंट दिए गए और आपसे पूछ रहा है कि कौन कौन से विशेषताएं बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत शामिल हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया 1973 में, पहली बार 1973 में के एक केस में केशवानंद भारती वर्सेज केरल स्टेट। तो केशवानंद भारती वर्सेज केरल स्टेट 1973 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर या मूलभूत संरचना के बारे में क्या किया, बताया। और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से कौन कौन सी बातें बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। तो 1 नंबर जुडिशियल रिव्यू, इसको शामिल किया जाता है। 2 नंबर स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट, इसको भी बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल करते हैं। 3 नंबर लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको भी शामिल करते हैं। और 4 नंबर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इसको भी जो है बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो कुल मिला के चारों ऑप्शन को क्या करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल करते हैं। और इस प्रकार अगर आप आएंगे तो 4, ये 4 के चारों क्या होंगे, सही होंगे, और डी ऑप्शन क्या होगा, सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है हाउ इज इंडिपेंडेंस ऑफ कैग गारंटीड।
सीएजी की स्वतंत्रता की गारंटी कैसे दी जाती है? तो सीएजी से संबंधित बातें कर रहा है, या सीएजी का मतलब कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, या नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित बातें कर रहा है और उसके बारे में गारंटी से संबंधित बातें पूछ रहा है कि उसको क्या क्या गारंटी दी गई उसकी स्वतंत्रता को लेके। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 13 के अंतर्गत आइए देखते हैं। 1 नंबर स्टेटमेंट, प्रेसिडेंट कैन नॉट रिमूव कैग। तो वास्तव में कैग को जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है लेकिन उसको हटा नहीं सकता। कैग को हटाने के लिए पार्लियामेंट क्या कर सकता है, उसके लिए प्रोसीजर वहां पे चलेगा, तब कैग को हटाया जा सकता है। तो 1 नंबर स्टेटमेंट क्या है, सही है। उसके अलावा 2 नंबर स्टेटमेंट, एक्सपेंस ऑफ ईच ऑफिस और चार्ज ऑन कॉन्टेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड और नॉट वोटेड अपन। तो इस प्रकार 2 नंबर स्टेटमेंट क्या है, गलत है। कंटेंजेंसी फंड का यूज जो है या आकस्मिक निधि का प्रयोग उस समय किया जाता है जिस समय देश में प्राकृतिक आपदा हो, कोई बीमारी फैल जाए, कोई बाढ़ आ जाए, सूखा आ जाए, तो उस समय उस निधि से पैसा निकाल के खर्च किया जाता है। तो 2 नंबर स्टेटमेंट गलत होगा। 3 नंबर, हिज सर्विस कंडीशंस कैन नॉट बी चेंज टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। उनकी नियुक्ति के बाद उनकी सेवा शर्तों को उनके नुकसान के लिए नहीं बदला जा सकता है। तो 3 नंबर स्टेटमेंट भी क्या होगा, सही होगा। तो 1 और 3 सही होगा और इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 का बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, हु और विच एमंग द फॉलोइंग परफॉर्म्स द वॉचडॉग फंक्शंस इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार में वित्तीय प्रबंधन में प्रहरी का कार्य करता है? कहने का मतलब फाइनेंशियल मामलों के रक्षक के रूप में कार्य करता है या प्रहरी का रूप में या देख रेख के रूप में कार्य करता है। तो पहला, द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो ये 1 नंबर नहीं होगा, इसको प्रहरी में शामिल नहीं करते। 2 नंबर, कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसको शामिल करते हैं। 3 नंबर, पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसको भी शामिल करते हैं। जबकि 4 नंबर को शामिल नहीं करते, वित्त मंत्री नहीं होता। तो 2 और 3 ऑप्शन आपका सही होगा। बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। इसको जो है वित्तीय प्रबंधन में प्रहरी के रूप में कैग और लोक लेखा समिति या पब्लिक अकाउंट कमेटी को हम लोग जानते हैं। तो 2 और 3 नंबर स्टेटमेंट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग ड्यू एक्शन ऑन द कमेंट्स ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वेस्ट विद। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी निहित है। ए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी, सुप्रीम कोर्ट, सी, पार्लियामेंट एंड डी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। 4 ऑप्शन बच्चों आपके सामने दिख रहा है और इसके कमेंट पर जो अंतिम कार्यवाही करने की जिम्मेदारी निहित है किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 का सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। ये सब आसान क्वेश्चन है, सीधे सीधे क्वेश्चन है और आपके नोट से सीधे सीधे क्वेश्चन ये हैं जो पहले एग्जामों में पूछे गए हैं। द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज स्क्रूटनाइज्ड इन डिटेल बाय द। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की वार्षिक रिपोर्ट का विस्तार से जांच की जाती है। कौन इसका जो है जांच करता है इसकी रिपोर्टों की? तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो ए ऑप्शन दिया है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो बी ऑप्शन, एस्टीमेट कमेटी, सी ऑप्शन, कंसल्टेटिव कमेटी ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री, डी ऑप्शन, सेलेक्ट कमेटी ऑन एक्सपेंडिचर। तो देखिए इसके रिपोर्टों की जांच कौन करता है? पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। और पब्लिक अकाउंट कमेटी में जो है 15 सदस्य होते हैं, 15 मेंबर, सॉरी इसमें जो है 22 मेंबर होते हैं, जिसमें 15 जो है लोकसभा से, 7 जो है राज्यसभा से होते हैं। और उसके अलावा इसका जो चेयरमैन होता है लीडर ऑफ अपोजिशन, अपोजिशन का नेता होता है
उसके अलावा अगर आप आएंगे एस्टीमेट कमेटी में, इसमें 30 मेंबर होते हैं और ये पूरी तरीके से जो है लोकसभा के सभी मेंबर होते हैं। तो इसीलिए इसको जो है, इसीलिए इसे हम लोग लोकसभा के कमेटी के नाम से जानते हैं, पूरी तरीके से कमेटी ऑफ लोकसभा के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार बच्चों अगर आप आएंगे तो कैग से संबंधित रिपोर्टों की जांच कौन करता है, किसके पास ये जिम्मेदारी होती है? तो पीएससी पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और इसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा। और ये जो है इनको अपॉइंट कौन करता है? तो इनको अपॉइंट जो है लोकसभा स्पीकर करता है। इन कमेटीज का मेंबर कोई भी मिनिस्टर नहीं बन सकता। इनको जो भी अपॉइंट किया जाता है इनडायरेक्ट तरीके से किया जाता है और अपॉइंट करता है स्पीकर। तो बच्चों इस प्रकार अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 16 का ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ए जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन नंबर 17 पे अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 17 गवर्नर से संबंधित क्वेश्चन है, गवर्नर के ऑफिस से संबंधित। कह रहा है राज्यपाल के पद की शर्तों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? 1 नंबर स्टेटमेंट कह रहा है फॉर गवर्नर ऑफ 2 स्टेट्स द इमोल्यूमेंट्स आर डिवाइडेड एमंग्स द स्टेट्स एज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट। 2 राज्यों के राज्यपाल के लिए राष्ट्रपति द्वारा तय किए गए राज्यों के बीच परिलब्धियों को विभाजित किया जाता है। इसका मतलब यह है कि जब कोई एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जाता है तो उसे जो है कितना सैलरी दिया जाएगा, इस बात का डिसीजन कौन लेता है? तो राष्ट्रपति लेता है। तो यह स्टेटमेंट क्या है? सही है। उसके अलावा सेकंड नंबर स्टेटमेंट कह रहा है गवर्नर ड्यूरिंग हिज टर्म कैन नॉट बी अरेस्टेड और इम्प्रिजमेंट फॉर द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। राज्यपाल को अपने कार्यकाल के दौरान आपराधिक कार्यवाही के लिए गिरफ्तार या कारावास नहीं किया जा सकता। यह भी स्टेटमेंट सही है। जब तक कोई व्यक्ति एक गवर्नर के रूप में कार्य कर रहा है तो उसके खिलाफ कोई भी आपराधिक कार्यवाही या उसको जेल का सजा नहीं किया जा सकता। उसके अलावा 3 नंबर स्टेटमेंट पे आएंगे तो 3 नंबर कह रहा है द ओथ ऑफ ऑफिस टू द गवर्नर इज एडमिनिस्ट्रेशन बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट। राज्यपाल को पद की शपथ संबंधी राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। तो 3 नंबर बच्चों 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट सही है। और तीनों स्टेटमेंट अगर सही है तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो डी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। तीनों ऑप्शन क्या है? सही है। पहला क्या था? पहला था कि कोई व्यक्ति अगर 2 या अधिक राज्यों का गवर्नर है तो उसका जो भी सैलरी होगा राष्ट्रपति डिसाइड करेगा। दूसरा ऑप्शन है कि जो है कि राज्यपाल के कार्यकाल के दरमियान उस पर कोई भी प्रकार का आपराधिक कार्यवाही नहीं किया जा सकता। तीसरा, राज्यपाल को शपथ या ओथ कौन दिलाता है? तो राज्य हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है वो दिलाता है। तो तीनों नंबर स्टेटमेंट तीनों सही हैं। तो ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर। राष्ट्रपति और राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ट्रू कथन के बारे में पूछ रहा है, ट्रू स्टेटमेंट के बारे में। 1 नंबर स्टेटमेंट कह रहा है प्रेसिडेंट एंड गवर्नर कैन पार्डन अ डेथ सेंटेंस। राष्ट्रपति और राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं। देखिए, राष्ट्रपति जो है मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है बट राज्यपाल के पास यह अधिकार नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया और आपसे ट्रू स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है। 2 नंबर स्टेटमेंट कह रहा है गवर्नर ऑलवेज नीड्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द प्रेसिडेंट फॉर यूजिंग ऑर्डिनेंस। राज्यपाल को हमेशा अध्यादेश जारी करने के लिए राष्ट्रपति से निर्देश की आवश्यकता होती है। तो देखिए, न तो इसका जो है 1 नंबर स्टेटमेंट सही है न तो 2 नंबर। तो डी ऑप्शन सही होगा, नाइदर 1 और नॉर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है
थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, आइए बच्चों देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस टू विच द स्कोप ऑफ द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर इज लिमिटेड। निम्नलिखित में से कौन से कार्य जिनमें राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का दायरा सीमित है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति, द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर। सेकेंड नंबर, द डिसमिसल ऑफ द मिनिस्टर। थर्ड नंबर, द डिसोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड फोर्थ नंबर अगर आप आएंगे तो कह रहा है असेंट टू द बिल्स। तो इस प्रकार बच्चों अगर आप आएंगे तो मुख्यमंत्री को अपॉइंट भी गवर्नर करता है, मंत्रालयों को बर्खास्त कर सकता है, विधानसभा को विघटित कर सकता है। तो ये तीनों जो है उसके विवेकाधीन या डिस्क्रिशनरी पावर के अंतर्गत आता है, जबकि 4 नंबर जो है नहीं होगा। तो इस प्रकार 1, 2 एंड 3 ऑप्शन इज राइट आंसर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। द डीजोर हेड ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट इज द, राज्य सरकार का विधि विधान प्रमुख है। चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, लॉ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, होम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, गवर्नर ऑफ द स्टेट। जैसे कंट्री का हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसी तरीके से राज्य का हेड कौन होता है, प्रमुख कौन होता है, गवर्नर ऑफ स्टेट। तो बच्चों इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 का डी ऑप्शन इज राइट आंसर। बच्चों ये 20 क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व कराया जो प्रीवियस ईयर में आपके एग्जाम में पूछे गए। कुछ क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट थे, कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको दिमाग का यूज करना है। तो बच्चों आज हम लोग का क्लास यहीं तक। नेक्स्ट सेशन में हम लोग नए क्वेश्चंस के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।